बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 3। लास्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही थी तो लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो हमारा था लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा मैदानी इलाका कौन सा है? इन सेंट्रल एशिया द वेस्ट साइबेरियन प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लैट लैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी सीधी जमीन कौन सी है? साइबेरियन प्लेन। इट स्ट्रेचेज ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया ऑफ द कंट्री एंड ऑक्युपाइज 3,000 यानी कि 10,100,000 and 1,100,000 3 मिलियन स्क्वायर मीटर किलोमीटर, यानी कि इतना लंबा आधा, वो कहते हैं कि ये साइबेरिया का आधा कंट्री जो है वो अपने अंदर कर लेता है। इट इनकम्पासेस मिलियन बायोम्स इंक्लूडिंग तुंद्रा, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी कि इसके अंदर जितना जंगली इलाका है या ग्रासलैंड का इलाका है, ठीक है, ये सारे इलाके इसी मैदानी इलाके में कवर हो जाते हैं। उसके बाद द ग्रेटेस्ट प्लेन इन नॉर्थ अमेरिका आर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इज अ वास्ट एरिया कवर्ड विद ग्रास। और अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी ज़मीन कहाँ पर है? ग्रासलैंड की है। ग्रासलैंड क्या होती है? बेसिकली ग्रासलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ घास हो सकती है और वो जगह पूरी की पूरी घास से कवर होती है। ग्रासलैंड आर फाउंड इन द एरिया विच रिसीव लेस रेनफॉल, सो नो फॉरेस्ट ग्रो देयर। ग्रासलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, जिससे फॉरेस्ट वहाँ पर नहीं बन सकता। ग्रासलैंड प्रोवाइड फूड फॉर लाइफ स्टॉक। ये जितने भी मवेशी हैं, जितने भी जानवर हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, ये ग्रासलैंड ग्रासलैंड जो है ये जगह उनको फूड देती है। द ग्रेट प्लेन्स कवर ऑलमोस्ट एरिया ऑफ 2,900,000 स्क्वायर किलोमीटर, विच रफली इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो ग्रासलैंड से कवर हुआ हुआ है, ये कितना? ये 2,900,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि एक आधा हिस्सा जो है, 1/3 ऑफ हिस्सा जो है यूनाइटेड स्टेट का, वो कवर कर लेता है। द इंडोजेनेटिक प्लेन आर अलुवियल प्लेन लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये जो इंडोजेनेटिक प्लेन्स हैं ये पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में और नेपाल में ये प्लेन्स मौजूद हैं। और ये कितनी एरिया को कवर कर रहे हैं? ये कवर करते हैं 700,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इधर जो फेमस इनका जो रिवर है, इनका इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये इनके 3 रिवर इनके इस प्लेन के अंदर आ जाते हैं। प्लेन्स, अब हम अगली बात हम लोग करते हैं प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स, यानी कि बाकी लैंड फॉर्म की भी बात करते हैं हम लोग। प्लेन्स क्या हैं? बेसिकली वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट लैंड है, सीधी ज़मीन है, कंसिस्टिंग ऑफ वास्ट एरिया। ये बहुत बड़ी ज़मीन होती है जो कि सीधी होती है। यूजली दिस आर लेवल्ड और मे बी स्लाइटली रोलिंग और अनडुलिंग। ऑन द अदर हैंड माउंटेन्स, हिल एंड वैली आर नॉट लेवल्ड। ये वो कहते हैं कि ये जो प्लेन्स हैं वो लेवल होते हैं, यानी कि सीधी होती हैं। ठीक है, कहीं से ऊंची नीची नहीं होती। जबकि अगर हम लोग माउंटेन्स की बात करें या हिल्स की बात करें या वैली की बात करें तो ये ऊंची नीची होती हैं, ये लेवल्ड नहीं होती। These landforms rise gradually from the surrounding. If we talk about desert, these are consisting of sand dunes. ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि कहीं से ऊंची नीची होंगी भी तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग से इनकी थोड़ी सी ऊंचाई होगी, वैसे ये सीधी ही होती हैं। ठीक है, इस तरह से डेजर्ट जो है, अगर वो कहीं पर उसका एक ऊंचाई है भी तो वो रेत की बनी हुई होगी, सैंड की बनी हुई होगी या तो। ठीक है, प्लेन्स आर यूजली फर्टाइल रीजन। ये जरखेज ज़मीन होती है विद अबंडेंस ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। इसके अंदर जहाँ प्लेन्स के अंदर ना ज़मीनी पानी भी होता है और साथ साथ फर्टाइल सॉइल भी होती है। दिस कंडीशन आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। काश्तकारी के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत मुफीद हैं। Other landforms such as mountain, hills and desert lack suitable condition for cultivation. बाकी अगर हम लोग माउंटेन्स की बात कर लें, हिल्स की बात कर लें या डेजर्ट की बात कर लें तो उधर ना तो जरखेज ज़मीन होती है, ना ही पानी का प्रॉपर इंतजाम होता है। तो ये जब ये चीज़ें हैं ही नहीं तो फिर वहाँ पर काश्तकारी भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। Mountains are rocky and usually do not contain fertile soil and flat surface for cultivation. Mountains की अगर हम लोग बात करें तो ये पथरीला इलाका होता है, यानी पत्थर ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा होता है और इधर फर्टाइल सॉइल भी नहीं होती और ना ही ज़मीन सीधी होती है ताकि वहाँ पर काश्तकारी हो सके।
डेजर्ट्स लैक वाटर, डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे पानी नहीं होता। एंड मिनरल रिचेस इन द सॉइल विच आर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, और ना ही उनके पास जमीन अच्छी होती है जो कि फार्मिंग के लिए चाहिए होती है। रिवर और रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं अब हम लोग। अ रिवर इज अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी बह रहा होगा और ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। इट यूजली बिगन इन माउंटेन्स, फ्लो डाउन एंड एंड द सी। और ये रिवर जो होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, माउंटेन से स्टार्ट हो रहा होता है, फिर पानी उसका नीचे आ रहा होता है और आके अल्टीमेटली सी के अंदर गिर रहा होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिवर इट्स इज इट्स सोर्स एंड इट्स एंडिंग इज कॉल्ड इट्स माउथ। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो रिवर होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ का नाम दे देते हैं। अ रिवर फ्लोज इनटू अ स्मॉल स्ट्रीम फॉर्मिंग अ स्टार्टिंग पॉइंट। रिवर जो होता है वो एक छोटी सी, यूं कहते हैं नाली लाइक से बह रहा होता है, ठीक है। और जिसको हम लोग उसको स्टार्टिंग पॉइंट कह देते हैं। एज अ स्ट्रीम फ्लो, रेन वाटर along with the forms of precipitation and groundwater is added to the stream, also tribute also join the main stream and thus make it wider and deeper। ठीक है, देखिए पहाड़ है, पहाड़ों से पानी पिघल के आ रहा है, वो जब नीचे आ रहा है तो अगर कहीं पे बारिश हो रही होगी तो वो रेन वाटर भी इसी के अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है। फिर आगे ये फर्दर बड़े बड़े चैनल्स के अंदर चली जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये एक रिवर के अंदर, और रिवर आगे फिर आगे सी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। A river with its tributaries make up a river system। फिर रिवर फर्दर मुख्तलिफ रिवर्स के साथ, जैसे रिवर झेलम है, रिवर चिनाब है, ये सारे रिवर्स एक जगह मिलकर फिर एक रिवर सिस्टम बना देते हैं। रिवर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसन, और रिवर सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज बेसन भी का नाम भी देते हैं। द पॉइंट वेयर अब रिवर एंड इज इट्स माउथ, और जहाँ पर रिवर जो होता है वो खत्म हो रहा होता है वो उसका माउथ, उसको हम लोग माउथ कहते हैं। At the mouth, the river empties into another body of water, a sea or ocean। और ये फिर आगे जब ये रिवर जो होता है ये खत्म होता है तो वो अपने माउथ के आगे फिर आगे किधर चले जाता है, वो सारा पानी सी के अंदर या ओशन के अंदर। सम रिवर हैव इनलैंड ड्रेनेज, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर इनलैंड ड्रेनेज है, यानी कि वो अपना पानी साथ साथ पानी जमीन को देते जाते हैं। कोर्सेज ऑफ रिवर, कोर्सेज ऑफ रिवर की बात करें यानी कि कहाँ कहाँ से पानी गुजरता है और उनका नाम उन जगहों का क्या है। द डायरेक्शन ऑफ अ चैनल इन विच द रिवर फ्लो इज इट्स क्रॉस, यानी कि वो रुख जिस तरह से पानी फ्लो कर रहा है रिवर के अंदर उसको हम लोग कहते हैं कोर्स। अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू 3 कोर्सेज, 3 कोर्सेज के अंदर रिवर को डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं हम लोग अपर कोर्स, दूसरे को कहते हैं मिडल, और तीसरे को कहते हैं लोअर कोर्स। अपर, मिडल और लोअर, ये 3 कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपर कोर्स की। ये वाला जितना भी हिस्सा है ना, ये अपर कोर्स है। ये फिर ये मिडल आ जाएगा और बिल्कुल जो नीचे होता है वो लोअर वाला होता है। अपर कोर्स की बात करते हैं। इन द अपर कोर्स द रिवर फ्लोज वेरी फास्ट अलॉन्ग स्टीप सॉइल। स्टीप सॉइल कहते हैं ये ऊंची नीची सॉइल, यानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ बड़ी तेजी से रिवर फ्लो कर रहा होता है। इन दिस कोर्स वाटर इज कोल्ड, वाटर जो होता है पानी जो होता है बहुत ठंडा होता है एंड क्लियर और बहुत साफ होता है। रिवर चैनल बिकम नैरो व्हेन फ्लोइंग डाउन इनटू अपर सॉइल। अपर कोर्स से जब रिवर का चैनल आ रहा होता है, रिवर चैनल जो आ रहे होते हैं तो वो बहुत नैरो उनकी ट्यूब होती है। फास्ट मूविंग वाटर डिग एंड एरोड द रिवर बेड डीपली एंड कैरीज पेबल एंड बोल्डर्स विद इट, यानी कि जितने पत्थर वगैरह होते हैं वो सारे अपने साथ ही रिवर लेकर आ रहा होता है। द फॉलोइंग आर द सम फीचर ऑफ अपर कोर्स ऑफ रिवर। अपर कोर्स अगर हम लोग बात करें तो ये इसी तरह की जो शेप्स की बात की गई है, ठीक है, ये फीचर्स हैं अपर कोर्स रिवर के, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वी शेप्ड वैली की। व्हेन अ रिवर और स्ट्रीम फ्लो क्विकली ओवर अ स्टीप सॉइल देयर इज अ रैपिड एंड साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड इरोजन, ठीक है, यानी कि जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ तेजी से आ रहा होता है तो कोई भी चीज बीच में आ रही है वो साथ अपने आप को भाव के साथ लेता जा रहा है। द फोर्स ऑफ वाटर कट लैंड टू टेक फॉर्म अ नैरो डीप वी शेप्ड। और अगर कोई सामने जमीन है जो पानी को रुकाव की वजह से बन रही है तो पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वो जमीन को भी साइड कर देता है, और रिजल्ट में क्या होता है और रिजल्ट में हमारे पास वी शेप्ड वैली बन जाती है, ठीक है। वी शेप्ड वैली, ये देखिए ये इस तरह की वी शेप। दिस टाइप ऑफ वैली हैज अ स्टीप साइड, ठीक है, इस तरह की वैली बन जाती है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं जॉर्ज कहते हैं फ्रेंच वर्ड मीनिंग थ्रॉट और नेक। थ्रॉट या फिर नेक, ये फ्रेंच का वर्ड है जॉर्ज, ठीक है। जॉर्ज इज अ नैरो एंड डीप वैली विद अ रिवर रनिंग अलोंग इट्स बॉटम। इट हैज स्टिपी रॉक वॉल ड्यू टू द इरोजन बाय वाटर।
बाय रिवर वाटर, इस तरह की एक वैली जिसके साइड साइड पर बीच में पानी बह रहा होता है और साइड साइड पर रॉक्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं रैपिड की तरफ। रैपिड क्या होता है? शैलो रनिंग वाटर इन अ स्ट्रीम विथ हाई स्पीड ओवर आ हार्ड रॉक सरफेस, यानी कि नीचे जमीन के यानी पानी के नीचे बहुत ज्यादा पत्थर होते हैं, उसके ऊपर पानी तेजी से बह रहा होता है। ये अक्सर हम लोग आबशारों में देखते हैं। और फिर वाटरफॉल आ जाते हैं। देखिए वाटरफॉल क्या होता है कि वाटर डाउनवर्ड वर्टिकली ओवर अ रॉकी लेज इट फॉर्म वाटरफॉल, यानी कि एक पत्थर से पानी नीचे आ रहा होता है, इस तरह से करके उसको हम लोग वाटरफॉल कह देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो आज था अपर कोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ मिडिल और लोअर कोर्स भी शेयर कर दूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा चीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।